नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। और आज बहुत बड़े मेहमान आपके साथ हैं, आपके सामने हैं और मुझे पता है कि इस समय केवल और केवल आप इन भाई साहब को सुनना चाहते हैं। ये और कोई नहीं है, यूपी पीसीओ उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में टॉप रैंकर हैं, रैंक 1 लाने वाले साथी हैं। तो सबसे पहले सभी लोग इनके लिए क्लैप करेंगे और आप लोग भी क्लैप करेंगे। ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए, हर सभी का सपना होता है सिलेक्शन लेने का। जो भी बच्चा अभ्यर्थी वर्ग जिसे कहते हैं, जो भी बच्चा पढ़ता है, उसका पहला सपना होता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन में टॉप मारना हर बच्चे का एक बोलते हैं ना, वो हिडन ड्रीम होता है कि मतलब वो चाहता है, पता होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या एक बार सम्मान हमने कर हाँ लिया सर, है। बिल्कुल सर। तो हम सबसे पहले तो शादाब जी को सम्मानित करना चाहेंगे और आप लोग भी इसके लिए क्लैप करेंगे, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको शादाब जी। इस दिन की हम लोग बहुत इंतजार करते हैं। सभी लोग क्लैप करते रहेंगे। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग जहाँ पे बैठे हैं और जैसे बैठे हैं, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और सबसे जरूरी ये होता है कि हम अध्यापक हैं और हमें भी आज हमें बोलते हैं ना कि जो फीलिंग प्राउड वाली होता है ना, जो आज की फीलिंग होती है सबसे बेस्ट फीलिंग होती है कि आपका कोई स्टूडेंट टॉप कर जाए। देखिए 930 बच्चे हैं और डैम श्योर हूं कि मैं 930 में से नहीं कुछ तो 800 प्लस बच्चा परीक्षा प्लस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा। मे भी बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे भी जुड़े हों जिनको हम ना जानते हो, हमसे कांटेक्ट में ना हो या ना आ पाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा सब लोग जुड़े भी। हम लोग आप लोग का सम्मान समारोह भी रखेंगे, आपको भी बुलाएंगे और सभी को बुलाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जिसे आप सुनना चाहते हो उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले आप शादाब जी बताएंगे, अपना खुद का नाम बताइए और आपने क्या किया है, क्या अचीव किया है आज, वो बताएंगे खुद से। मेरा नाम सैयद शादाब हुसैन है और मेरी फर्स्ट रैंक आई है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में। बीच में बोलते रहिए ऐसे बोले। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो शादाब जी, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, चेहरा भी आप लोग देख लो, कई बार केवल नाम सुनते हो, हालांकि फोटो के माध्यम से आप लोग चेहरा जान जाते हो। मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि शादाब जी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे कि परीक्षा प्लस का क्या योगदान रहा है आपकी तैयारी में, ये बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। सर वीडियोस तो बहुत सारी, मतलब यूट्यूब पे सर्च करो तो आप ही लोग की वीडियोस आती थी उधर टॉप पे। तो इधर अभी आने लगी हैं बाकी लोगों की, इधर तो आप ही की बीच में आ रही थी 2025 के करीब। आप ही की वीडियोस थी यूट्यूब पे ही और बाकी कम ही लोग वीडियोस बना रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम का ये था कि नहीं होगा या पोस्टपोन हो जाएगा। तो उधर सब नई वीडियोस बनाना बंद कर दी थी, बस आप ही का चैनल था जो वीडियोस बना रहा था उस टाइम पे। तो परीक्षा प्लस की वीडियोस आप रेगुलर देखते रहते थे? जी। अच्छा, प्रैक्टिस ज्यादा देखते थे या आप थ्योरी वाले ज्यादा देखते थे? मैं ज्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखता था, एमसीक्यू वाले। ये आशीष सर का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में, बस ये बताइए। आशीष सर आइए, आप बीच में आइए और आशीष सर भी बताएंगे ऐसे बच्चों को पढ़ा के आपको कैसा महसूस होता है। पहले आप ये बताइए, फिर इनसे सुनेंगे 2 लाइन। देखिए, बच्चों को जब ये लगता है कि जब सार्थक हो जाए, मतलब जो मेहनत मैं करता हूँ वो उनके किसी काम में आ जाए, जैसे इनके किसी प्रैक्टिस से कोई क्वेश्चंस, चाहे कोई भी, मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि जब भी मैं पढ़ाऊं उसे इस लेवल पे पढ़ाऊं कि जो आपके सिलेबस में दिया है वो 0 लेवल का भी क्वेश्चन आपसे हो जाए और जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन हो वो भी हो जाए। तो जिस हिसाब से पेपर था और जिस हिसाब से बच्चे करके आते हैं, और जब ऐसा महसूस होता है कि हाँ कोई इसी में से आपका एक टॉपर आ गया, तो उस दिन तो फिर जो मोदी जी वाली 56 इंच होती है, उस दिन हमारी 56 इंच हो जाती है। ठीक है। बाकी सर जो आपके सवाल हों, बच्चों के तो सवाल हैं कई सारे। हाँ, ये सवाल जनरली बच्चों के होते हैं। और सबसे पहले तो मुझे बताएंगे कि आशीष सर का क्या योगदान रहा परीक्षा प्लस में, कितना बेहतर आपको ये पढ़ाए, कितना बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें परोसे, बताएंगे एक बार आप, माइक आपके पास, बताइए। तो सर जो वीडियोस थी सर की तो ये सर के अंदर एक चीज अच्छी चीज है कि जो क्वेश्चंस होते थे तो उससे रिलेट करके वो बहुत सारे क्वेश्चंस को कनेक्ट कर लेते थे। कि एक क्वेश्चन अगर है किसी टॉपिक का तो वो एक न्यूमेरिकल नहीं, वो एक एमसीक्यू नहीं होता था, वो उससे रिलेटेड, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे एमसीक्यूज उससे कनेक्टेड होते थे। तो आपसे भी एक एमसीक्यू तैयार ना करें, उससे रिलेटेड और भी चीजें जो एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन जो गलत है, वो 3 ऑप्शन क्यों गलत है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली वो 3 ऑप्शन के मतलब भी आपको पता होने चाहिए। जब आप एक एमसीक्यू तैयार करें तो आप ये भी देखिए कि बाकी जो भी टॉपिक और भी उससे रिलेटेड है वो भी उससे कवर हो जाए। तो बाकी सर उससे कनेक्ट करते थे तो वो ज्यादा बढ़िया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद आशीष सर को भी करना चाहूँगा कि इतना बेहतर लेवल पे सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते रहेंगे और रैंक दर रैंक हमेशा टॉपर बनाते रहेंगे। हालांकि शादाब जी, सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या रणनीति रही है
एक टॉप रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जो भी यूपीपीसीओ की 1350-1352 वैकेंसी और भी लगी हुई है, और भी बहुत सारे, केवल यूपीपीसीओ नहीं, यूपीएसआई हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, तमाम एग्जाम होते हैं। तो एक टॉपर की तर्ज पे आपकी क्या रणनीति रही है और आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे, आप एक बार बताएंगे। तो पहले तो ये चीज कि किसी टॉपर को ये पता नहीं होता है कि वो टॉप करने वाला है। तो वो तो आप पढ़ोगे तो आपको बस सबसे पहली चीज तो सिलेबस को डाउनलोड करना है, सिलेबस को डाइसेक्ट करना है, सिलेबस को और एक्सपैंड करना है। हर जो टॉपिक है उसको जितना एक्सपैंड कर सकते हो आप डीपली उस पर एक्सपैंड करो। उसकी एक पर्टिकुलर पीडीएफ जो है बना के उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रखो जब भी पढ़ो। और जब भी जो टॉपिक पढ़ो उस पर टिक लगा दो कि हाँ ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो तो एक और टिक लगा दो, और एक और टिक लास्ट टाइम लगाओ जब एग्जाम से पहले हो कि हाँ ये टॉपिक मैंने 3 बार अच्छे से पढ़ लिया है। तो सिलेबस को एंटायरली आपको इतनी कायदे से पढ़ना है ना, आपको कुछ छोड़ना नहीं उसमें। सिलेबस में जितना हो सकता है सिलेबस में छोटा सा छोटा चाहे टॉपिक क्यों ना, आपको सिलेबस को एंटायरली पढ़ना है। अगर सिलेबस को आपने अच्छे से कायदे से पढ़ लिया तो आप समझ लो जैसे जीके में एक टॉपिक है जीएसटी, तो आपको श्योर होना है कि एक तो क्वेश्चन आना है जीएसटी का, तो उसके लिए तो आपको 100 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे, उसमें से आपका एक फंसने वाला है। तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो आप ये समझो सिलेबस है तो सिलेबस से आना ही आना है इससे। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से, बहुत एंटायरली एकदम अच्छे से पढ़ना है एक एक चीज उसमें। सदाब जी, एक बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आपका 50% मार्क्स आपका कंप्यूटर सेगमेंट है, 80 क्वेश्चन है। बच्चे शुरू से ही मतलब कंप्यूटर को लेकर काफी पैनिक होते हैं कि हम इतना बड़ा सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस टॉपिक को हम ज्यादा फोकस करें, कैसे करें, और आपने किस बिहाफ पर अपना स्ट्रेटेजी अपनाया जो आज शायद कंप्यूटर में आप 68 मार्क्स लेकर, मतलब 68 क्वेश्चन सही किए, मतलब 80 क्वेश्चन में इन्होंने 68 क्वेश्चन सही किया शायद, और एक क्वेश्चन वो आउट हो गया, मतलब नहीं तो इनके 69 क्वेश्चंस आपके सही थे। 70 क्वेश्चन। अच्छा 70 क्वेश्चन थे, 69 सही हुए हैं। अच्छा 69 सही हुए हैं और 70 इनके सही थे, बस वो एक आउट हो गया जो गलत के कारण हुआ। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, इनको आप बच्चों को बताइए, एक बार साझा करिए कि आपने कंप्यूटर कैसे सेगमेंट को कैसे आपने पूरा किया। अच्छा माइक है मेरे पास। तो सर कंप्यूटर के लिए तो यही है कि पहले आप एक मॉक टेस्ट दे लो। आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की अभी, आप एक मॉक टेस्ट यूं ही दे लो कि आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तैयार रहो, खराब नंबर आएंगे उसमें। उसके बाद आप देखो आपके कौन कौन एरियाज जो हैं, कौन कौन से एरियाज वीक हैं कंप्यूटर में, फिर उन वीक एरियाज पे मेहनत करो अच्छे से कायदे से। और जो भी एरियाज स्ट्रांग है उन पे तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है शुरू में, जो एरियाज बहुत ज्यादा वीक हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे शुरू में जब मैंने मॉक टेस्ट लगाया था तो मुझे इतना श्योर था कि फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माउस की इन्वेंशन किसने की, अब ये क्वेश्चन तो कोई भी सीएमसी में पढ़ाया नहीं जाता हम लोगों को कि माउस की इन्वेंशन किसने की, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, क्या करेंगे जान के कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड होते हैं जैसे कि ENIAC, ETSAC, ये कब इन्वेंट हुआ, तो ये कौन ही याद करता है। तो ये सब चीजें मेरी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गलत हो रही थी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या ही जरूरत है उनकी। तो फिर भी ये कि मुझे नहीं पसंद था, फिर भी मैंने बहुत जो है इस पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया और बहुत अच्छे से इसको याद किया। और जहां तक बात है लॉजिकल पार्ट की, जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया, वो क्वेश्चन जो कि आप बस तैयार करोगे आप वो पक्का 100% हो जाने हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको फंसने ही फंसने हैं, आपको हर चीज तो नहीं याद कर पाओगे कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, वो तो फंसेगा ही फंसेगा। तो बाकी बूलियन अलजेब्रा है या बाकी के मैप के क्वेश्चन है या बाकी और ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस से रिलेटेड वगैरह, उसको तो कायदे से पढ़ लो। वो तो अगर आपने एक बार एंटायरली पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो उसके आपसे हो जाएंगे, फिर वो नहीं फंसेगा। चलिए शादाब जी, एक जैसे हमारी बात आपसे हो रही थी तो एक बहुत दिलचस्प आपने बात बोली टाइम मैनेजमेंट को लेके, जैसे कि आप रोटेशनल टाइम मैनेज करते हैं। एक बार अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में खुद बच्चों को बताइएगा कि कैसे आपने टाइम मैनेज किया। तो स्टार्टिंग में तो मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी यही रही कि मैंने बीसीए किया है, उसके बाद बीएड किया है, फिर एमसीए किया है। तो हमेशा मैं ऐसे ही पढ़ता था कि मैं रोटेशन वाइज हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देता हूँ। अब सुनने में बहुत फनी लगता है ये चीज़, लेकिन सच में ये 20 मिनट का जो टाइम है कि आपने 20 मिनट कंप्यूटर पढ़ी, 20 मिनट जीके जीएस पढ़ी और 20 मिनट रीजनिंग पढ़ी। सुनने में काफी फनी लगता है कि 20 मिनट में क्या ही पढ़ पाएंगे, लेकिन आप एक बार ये करके देखो। आप 20 मिनट का टाइमर लगाओ मोबाइल में और 20 मिनट सिर्फ कंप्यूटर पढ़ो, भले ही आप 2-4 लाइन पढ़ो या एक टॉपिक पढ़ पाओ, एक बार ट्राई करो आप। 20 मिनट आपने कंप्यूटर पढ़ी, 20 मिनट आपने रीजनिंग पढ़ी, 20 मिनट आपने जीके जीएस पढ़ ली,
फिर आप धीरे धीरे टाइम अपना बढ़ाओ, आप ये टाइम लेके जाओ 30 मिनट 40 मिनट तक, कि आपने फिर ये हो गया महीने भर तक 20-20 मिनट का टाइमर। उसके बाद आपने 30 मिनट का टाइमर लगा लिया, 30 मिनट आपने कंप्यूटर पढ़ी, फिर 30 मिनट आपने जो है रीजनिंग पढ़ी, 30 मिनट जीके पढ़ी। फिर आप थोड़ा सा उसमें गैप ले लो, गैप में यही करो कि मैं तो यही करता था कि मैं ईयरफोन्स लगा के अपना सॉन्ग वॉन्ग सुनता था और साथ में टाइपिंग करता था। तो ये 15 मिनट इंग्लिश की, 15 मिनट हिंदी की, तो मैंने आधा घंटा करके 3 बार कंप्लीट किया, 1.5 घंटा। फिर 15 मिनट टाइपिंग की हिंदी की, 15 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग की, तो ये 2 घंटे का पूरा टाइम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा उठा अपना जो है कुछ खाया पिया, फिर वापस बैठ गया, तो फिर 2 घंटे का साइकिल चल गया ये चीज। इससे फायदा ये होगा कि आप इंगेजिंग रहेगा आपका, आप पूरा 1 घंटा या 2 घंटा कंप्यूटर पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, आप थक जाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत देर तक नहीं पढ़ पाओगे आप। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप रोटेट करो, आप सब्जेक्ट रोटेट करो, तो इंटरेस्ट आपका लगातार बना रहेगा। जैसे रीजनिंग पे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है 20 मिनट तक या आधे घंटे तक, फिर आपने वहीं से उसको छोड़ा, अपने कंप्यूटर पे आ गए, फिर वापस आपको रीजनिंग पे आने का फिर मन करेगा, तो आप कंप्यूटर पढ़ोगे, फिर जीके जीएस पढ़ोगे, फिर रीजनिंग पढ़ोगे। इससे क्या होगा, जो बोरिंग पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया शादाब जी, आपकी ये स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छी लगी। अभी आशीष सर कुछ पूछना चाहें? हाँ सदाब जी, एक जैसे क्वेश्चन और बच्चों का होता है, खासकर जब वो पढ़ाई करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि सर बुक कौन सी लें और हम नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर लें, क्या है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ऐसा है कि इस पर्टिकुलर सिलेबस पे कोई किताबें नहीं है मार्केट में। और उसके बाद से आपके सेल्फ नोट्स जो आपने अभी हमसे डिस्कस किया था कि आपने सेल्फ नोट्स बनाया था, फिर उसे प्रॉपर एग्जाम टाइम पे आपने पर्टिकुलरली रिवीजन किया था, तो आपने कैसे उसे किया था वो बच्चों को आप बताइए एक बार। तो आप ये समझिए कि मैंने सिलेबस को देखा है कायदे से, और सिलेबस में फिर जो टॉपिक्स थे उनको वही हेडिंग डाल के नोट्स में लिखना शुरू किया, और उससे रिलेटेड जो भी मेन जितना डिटेल में हो सकता है मैंने उतना डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, जितना नोट्स बना सकता था उतना नोट्स बनाया मैंने। जब एक बार नोट्स कंप्लीट हो गए तो प्रैक्टिस तो करनी है, आपने एक टॉपिक पढ़ा है, अब एमसीक्यूज नहीं लगाओगे आप तो वो बैठेगा नहीं दिमाग में, तो एमसीक्यूज तो आपको लगाने हैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलरली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लिए है ना, तो कंप्यूटर के बेसिक पढ़ने के बाद आपने नोट्स उसके बना लिए, अब आपको खूब एमसीक्यूज लगाने हैं ताकि आपके सारे एरियाज कवर हो जाए वहां पर। बाकी कोई बुक की बात है तो मैंने कोई जो है बुक नहीं ली थी, बुक तो कोई मैंने जो है नहीं ली थी, हाँ मगर एक बुक ली थी मैंने प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, बस वही ली थी मैंने। अच्छा। चलिए, शादाब जी, जैसे कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात किया, और ये एक तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ये रोल होता है टेस्ट का, मॉक का। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपके मॉक की स्ट्रेटजी क्या थी, किस फ्रीक्वेंसी में आप मॉक लगाते थे, और मॉक लगाने के बाद उसे एनालाइज कैसे करते थे? क्या मॉक लगाना ही सही होता है, या फिर उसको एनालिसिस, और उस एनालिसिस को फिर अपनी स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये बच्चों को बताइए थोड़ा सा। आप ये समझिए, मैं ये चीज सही कह रहे हैं आपकी, मैं ये चीज देखता हूँ लोग मॉक पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो सोचते हैं जितना मॉक लगा लेंगे उतना फायदा होगा, मुझे लगता है नहीं है। आप डेली लगा सकते हो मॉक, लेकिन आप एक शर्त है कि पहले मॉक टेस्ट में आपके जो भी टॉपिक और जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे, दूसरे मॉक टेस्ट से पहले वो सब सही होने चाहिए, वो सब आना चाहिए आपको। जितना भी मॉक टेस्ट में सब गलत हुआ है, जितना भी गलत हुआ है, वो आप एक दिन में नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लिया आपके 200 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 160 थे, 160 क्वेश्चन में से मान लिया आपके 80 क्वेश्चन जो है वो सही है, 80 क्वेश्चन गलत। 80 क्वेश्चन गलत का मतलब 80 टॉपिक आप कैसे पढ़ लोगे एक दिन में 80 टॉपिक? तो कम से कम मैं तो महीने भर का गैप रखता, तो मैंने वो आपको एक्सेल फाइल भी सेंड की, अगर आप डिस्प्ले कर देंगे तो वो डिस्प्ले करवाता हूँ आपकी वो फाइल को, कि इनकी जो स्ट्रेटजी थी शादाब जी की, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। ये भाई रैंक 1 ऐसे ही नहीं बनता, मैं ये बोलूंगा। सबसे पहले तो ये मैं दिखाऊंगा, आप खुद बताइए क्या है ये। तो आप ये देख सकते हैं, ये 29 फेब को मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था। इसमें मेरे जीके जीएस में 50 में 21.25 है, बहुत खराब है। रीजनिंग में मेरे शुरू में ही 50 में 45 आ गए थे। कंप्यूटर में मेरे 77.5 थे, और टोटल मेरे 143.75 थे। और फिर मैंने यहाँ पर जो वीकनेसेस थी, जो टॉपिक्स गलत हुए थे उसमें, तो मैंने उसको लिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एचटीएमएल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। डीक्यू नहीं आ रहा मुझे, न्यूट्रल फंक्शन नहीं आ रहा, एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल। तो अब ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, जब मैं पढ़ लूंगा कायदे से तभी मैं मॉक टेस्ट पे आऊंगा। तो जब तक मैंने ये सारे टॉपिक अच्छे से, मतलब बूलियन अलजेब्रा कायदे से नहीं पढ़ लिया, तब तक मैं वापस जो है मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया हुआ है। तो मैंने 19 मार्च को मॉक टेस्ट लगाया है, देख सकते हैं आप, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद मॉक टेस्ट लगाया है। तो जीके जीएस में तो मार्क्स कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रहे थे, और रीजनिंग में तो घट भी गए,
और कंप्यूटर में 75 और घट गए। मतलब एक महीना पढ़ने के बावजूद मार्क्स घट गए, क्योंकि वो पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉक टेस्ट में अलग डिफरेंट होता है। इसमें हो सकता है मे बी इजी रहा हो, या इसमें मॉक टेस्ट में पेपर थोड़ा टफ रहा हो। तो ये चीज नहीं सोचनी है, आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो लेवल सेम नहीं है पेपर का। फिर इसमें भी देखा मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और अब यहाँ पे देख सकते हो आप बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन अब मेरे गलत नहीं हो रहे हैं, तो मैंने वो चीज नोट कर लिया। अब जिसके क्वेश्चन गलत हो रहा है अब मुझे ही पढ़ना है। जब तक मैं सारे टॉपिक नहीं पढ़ लूंगा मैं थर्ड मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। तो मार्च से अप्रैल में आ गए। 6 अप्रैल को मैंने जितना था वो पढ़ लिया। वापस आप देख सकते हो जीके में 12 नंबर आ रहे हैं मेरे, तो बहुत ही कम है। रीजनिंग में भी 42.5 है, कंप्यूटर में भी 75 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आप देखोगे एक सैचुरेशन आने लगता है, आप जितना पढ़ लो एक बार मार्क्स आपके अगर आ गए ना, तो फिर वो सैचुरेशन आता है कि वो मार्क्स बढ़ते ही नहीं है आप जितना भी पढ़ लो, क्योंकि जो पेपर होता है वो काफी अलग अलग रहता है। आप ऐसे देख सकते हो कि जितने मॉक टेस्ट है मैंने ऑलमोस्ट, आप देखोगे महीने महीने का गैप है। जुलाई है, ये 3 जुलाई को मैंने दिया था मॉक टेस्ट, फिर 26 जुलाई को दिया है, फिर 12 अगस्त को दिया है मैंने। तो गैप है अच्छा खासा। फिर जितनी जितनी चीजें मुझे नहीं आ रही थी वो सब मैं लिखता जा रहा था एक तरफ, और वो तैयार करता जा रहा था। फिर ये 9th मॉक टेस्ट मैंने 13 अक्टूबर को दिया है, 26 दिसंबर को दिया है, 21 को दिया है। लास्ट के मैं लिख नहीं पाया, लास्ट में काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था सिर्फ, तो मैं लास्ट के फिर बाकी के लिख नहीं पाया। ये तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था। तो ये क्या था शादाब जी, बताएंगे बच्चों को? ये कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें, मैंने यूं ही ऐड कर दिया था इसको। अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके। एक और पीडीएफ थी ये वाली। हाँ। ये मैंने एक और पीडीएफ बनाई थी, आप भी मैनेज कर सकते हो इसको। आप जो नोट्स बनाते हो ना, तो जब आप शुरू करोगे बनाना, कर दूं थोड़ा, बच्चे क्लियरली देख लें क्या है, बच्चों को समझाइए। तो जब आप ये नोट्स बनाओगे ना, तो आपको 2-3 कॉपी हो जाएंगी बहुत सारी, क्योंकि जीके जीएस का अलग रहता है, फिर काफी कॉपियां हो जाएंगी। फिर आपको ढूंढना ना, आपको कोई टॉपिक को वापस जाना है, रिकॉल करना है, तो बड़ी मुश्किल से आप रिकॉल कर पाओगे। अगर मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा कि कहाँ पे वो टॉपिक लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है जो लगातार नंबर सिस्टम से गलत हो रहा है, तो मैं नंबर सिस्टम पे जाऊंगा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पेज नंबर 1 से लेके 15 तक कॉपी पे लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी खोल के 1 से 15 तक रिवाइज कर लूंगा वापस से। तो ये वापस से रिकॉल करने के लिए बढ़िया रहता है। ये जितना भी है वापस 23 तक था। तो ये चीज आप भी कर लेना कि जितने भी टॉपिक्स हो ना, उन सबको एक पेज पे जरूर से लिख लेना, और उनके नोट्स बना लेना। आपको सिलेबस को ध्यान रखना है कि सिलेबस में कुछ छूटना नहीं चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपको एक तरफ लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ये पेज नंबर 186 से 199 तक मैंने नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है, तो रिकॉल करने में आसानी होती है। बस यही है कि इससे आप तुरंत कॉपी खोल के वापस ढूंढ सकते हो वो कहाँ पर एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बढ़िया शादाब जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शादाब जी की स्ट्रेटजी शुरू से बहुत बढ़िया रही है। और 2 चीज़ मैंने नोटिस किया, दोनों चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बच्चों के हित में होगा शादाब जी। पहला ये कि मैंने देखा कि आपका जो पहला ही मॉक था, आई थिंक आपके जो स्कोर थे 143 थे। एंड पाठक जी, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर अ बिगिनर। सबसे पहले आप बच्चों को बताएंगे कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी, और जब आपने पहला ही मॉक दिया, जैसे आपने बच्चों को बोला कि मॉक कम लगाओ या 10 ही मॉक में आपका काम चल गया। आई थिंक जनरल रूल, थंब रूल नहीं है बच्चों के लिए, फॉलो नहीं होता, वो 20-25 मॉक लगाते हैं, मुझे जो समझ में आता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने पहले ही मॉक दिया, तो पहले ही मॉक में आपके नंबर बहुत वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड नंबर। 200 में से 143, मतलब 70% से ऊपर नंबर आपका पहले मॉक में आ जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि पहले से आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी है? जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर आप भी एग्री करते हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे। बच्चे जैसे स्टार्ट करते हैं तो 100 से 110 से नंबर जो होता है उनका एक्चुअली क्या होता है कि नंबर स्टार्टिंग में जब बच्चे हमसे शेयर करते थे, वो कहते थे सर नंबर अभी कम आ रहा है। इन द सेंस, जैसे अभी शादाब जी का देखा जाए, कंप्यूटर में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 77.5 स्कोर कर रहे हैं। रीजनिंग इनका सबसे प्लस पॉइंट था, 45 ये कर रहे हैं, हाँ आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे बच्चे जो है कहीं 50 पे कंप्यूटर में आके, मतलब 50 मार्क्स के आसपास उनके गिरते हैं, 55 गिरते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी उनका 30-35 नंबर से ज्यादा उनके नहीं हो पाते इनिशियल में, जब वो कोई तैयारी करने जाते हैं। तो ऐसा आपका क्या रहा कि मतलब स्टार्टिंग ही आपका अगर मॉक देखा जाए तो बहुत बेहतरीन, मतलब एक जैसे बोला जाए, हम उस टाइम कहते थे कि बहुत अच्छा है, अगर आपके मॉक में इतने स्कोर आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके एग्जाम जो होंगे वो बहुत बेस्ट जाएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि आपका जब ये मॉक का रिजल्ट रहा है 24 का रहा जी, 29 फरवरी, इनका जो मॉक का मार्क्स रहे हैं और एग्जाम का मार्क्स आप देखोगे तो काफी डिफरेंट है। एग्जाम में इन्होंने 167.75 शायद इन्होंने मार्क्स अचीव किया है। मेरे मार्क्स थे करीब 168,
फिर वही मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो हाँ, हट हाँ, गया हाँ, था, हाँ। तो 166.75 हो जाएगा। आप देखिए, अब मॉक में आप परेशान, कई बच्चे होते हैं ना सर, मॉक दे के परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं मॉक में, और वो शायद टेम्परामेंट उनका गड़बड़ भी हो जाता है, फिर पढ़ाई से धीरे धीरे उबने लगते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा सोच होने लगती है कि क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि जब इन्होंने 143 से स्टार्टिंग किया तो 167 मार्क्स इन्होंने अचीव किया। तो आप जो इसके लिए डरते हो ना कि नहीं मेरे 100 आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, तो उस पे आपको डरना नहीं है, उसे आपको रेगुलर बेसिस पे जो एक तरह से बोला जाए कि क्या इन्होंने बैकग्राउंड में क्या मेहनत किया वो बताएंगे शादाब जी कि क्या बैकग्राउंड में इन्होंने मेहनत किया था कि इनके 143 से मार्किंग स्टार्ट हुए हैं। हाँ, द क्वेश्चन इज कि स्टार्ट 143 से हुआ है, इसके पीछे कारण क्या था, बताइए। सर मुझे लगता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप निकालते हो, तो जैसे मान लीजिए फॉर्म आया, आपको 8 महीने हैं तैयारी करने के, तो आपके पास वो 8 महीने नहीं होते। आपने जो बचपन से पढ़ा हुआ है उस एग्जाम तक, वो पूरा का पूरा मैटर करता है आपके लिए कि आपने वो पूरा कितना अच्छे से पढ़ा, आपने स्कूल में कितना अच्छे से पढ़ा, आपने कॉलेज में कितनी अच्छे से ध्यान दिया है। वैसे मेरा बैकग्राउंड बीसीए है, मैंने बीसीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है। तो बीसीए एमसीए था मेरा, तो मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा हुआ था। जैसे मैंने बताया कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो कोई बीसीए एमसीए में नहीं पढ़ाता है, तो उस पर तो मेहनत करनी ही करनी थी। और फिर जो बीसीए एमसीए वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो पता होगा उनको कि उनका जीके जीएस बिल्कुल ही बेकार होता है। तो मुझे जीके के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कंप्यूटर के लिए नहीं उतनी, जीके के लिए मुझे क्लास 6, 7, 8, 12 तक की मैंने एनसीईआरटी जो है डाउनलोड की है, और मैंने बहुत कायदे से हर चैप्टर पढ़ा है, और हर चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसकी क्विज लगाई है एनसीईआरटी में। 11, 12 उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी मैंने जी एनसीईआरटी में, लेकिन 10 तक तो मैंने अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी बुक्स एनसीईआरटी की डाउनलोड की है। क्लास 5, 6 की तो यूं ही हो जाती है 1-2 दिन में, लेकिन जैसे आप लेवल बढ़ाते रहोगे, क्लास 9 की बुक पे आओगे तो टाइम लगता है थोड़ा सा। जब आप एक चैप्टर पढ़ो, एक थोड़ा सा जो है, और फिर ये भी अंदर से लगता है कि ये पढ़ लिया एक चैप्टर, मे भी हो सकता है उससे क्वेश्चन ही ना आए, और होता भी ऐसे ही है कि आप पढ़ रहे हो जीके में लगातार, लेकिन वो फंस ही नहीं रहे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में कभी। और मॉक मैं बहुत इरिटेट हो गया था जीके जीएस से कि इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं आ रहे मार्क्स, नहीं आ रहे थे जीके जीएस में, तो बहुत परेशान था जीके जीएस में। बाकी कंप्यूटर का मैंने बता दिया, कंप्यूटर में आपका यही है कि आपको सिलेबस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला। अगर आप कंप्यूटर में वीक भी हो ना, तो बहुत आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। आप पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा, बहुत टफ नहीं है, आप कर लोगे, बड़ी आराम से कर लोगे। बस डिमोटिवेट ना हो कि मार्क्स कम आ रहे, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ रहे तो क्या हुआ, सबके नंबर कम आएंगे फिर, है ना। शादाब जी, यहाँ पे एक प्रश्न मेरा और है कि क्या आप शुरू से टॉपर रहे हैं या कुछ और है कहानी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 10, 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, बहुत एवरेज था, मैं इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन ये था कि मैंने 12 के बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस पीसीएम किया था, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सिर्फ कंप्यूटर समझ में आ रही थी। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मुझे पापा बीएससी ड्रॉप करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है ड्रॉप कर दो, क्या करोगे? मैंने कहा ऐसा कोई कोर्स करूँगा जिसमें सिर्फ कंप्यूटर हो, ताकि मुझे कंप्यूटर पढ़ने में मजा आ रहा है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करोगे? मैंने कहा बीसीए करना है मुझे, उसमें सिर्फ कंप्यूटर ही रहता है, तो उसमें पढ़ने में मजा भी आएगी मुझे, और बाकी सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो डिसीजन जो मेरे फादर का था कि कर लो, ड्रॉप कर दो, तो फिर मैंने ड्रॉप करके मैंने इंटीग्रल से जो है बीसीए किया। तो कंप्यूटर मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, इस वजह से जो है मैंने बीसीए किया, उस वजह से मेरी कंप्यूटर स्टार्टिंग से अच्छी भी है। बहुत बढ़िया शादाब जी, और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला भी होगा। एक जो हमारा क्वेश्चन पीछे छूट गया था कि आपने रोटेशन वाला टाइम मैनेजमेंट बोला था, मैं उसमें नोटिस किया कि आप 20-20 मिनट या आधा घंटे की तीनों पार्ट को बराबर टाइम देते थे, मतलब कि एक राउंड में आपका 1.5 घंटा, ऐसे आप दिन में चार राउंड देते थे, मतलब कि 6 घंटा। तो यहाँ पे बच्चों को ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या 6 घंटे की स्टडी सभी लोग पढ़ेंगे तो उनको टॉपर्स बन सकते हैं, या आपको उस 6 घंटे के अतिरिक्त भी आपने कुछ एड ऑन होता था, कहीं से आपको और गेन हो रहा था, या फिर आपकी इफिशियंसी ज्यादा थी, मतलब 6 घंटे में ही सारी चीजें कवर कर लेते, मतलब ऐसा क्या था कि वो टाइम थोड़ा सा बच्चों को समझाइएगा। आप ये देखिए, आप अगर सोचोगे ना कि मुझे आज 2 घंटा कंप्यूटर पढ़ना है, तो आप उतना नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप कहोगे मुझे 20 मिनट में पढ़ना है, आप मुझे आधे घंटे में पढ़ना है, फिर रोटेशन के बाद अब फिर से नंबर आएगा, आधे घंटे बाद आएगा नंबर, तो आप धीमे धीमे देखोगे आपकी एफिशिएंसी ना वो आधे घंटे के हिसाब से बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होती है आपकी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो आप जब 20 मिनट का टाइमर लगाता था, मोस्टली 20-20 मिनट के 3 टाइमर लगाए मैंने। 20 मिनट का जैसे ही मोबाइल बचा, तुरंत कॉपी किनारे, दूसरी कॉपी सामने, 20 मिनट का टाइमर बचा, कॉपी किनारे, दूसरी कॉपी सामने, ऐसे ऐसे करके तो आपकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अगर हम टाइम शॉर्ट रखते हो तो।
टाइम आप बहुत ज्यादा रख दोगे ना तो फिर वो टाइम के फिर आप खोए रहोगे, फिर आप कुछ और सोच रहे हो और जो है स्क्रीन की तरफ देख रहे हो या कॉपी की तरफ देख रहे हो, आपका ध्यान ही कहीं और है। जब आपको पता रहेगा कि टाइम जो है टाइम चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, अभी बोलने लगेगा मोबाइल 20 मिनट के बाद, तो आप फिर पूरी एफिशिएंसी के साथ वो 20 मिनट कायदे से पूरी फोकस के साथ पढ़ोगे। अगर 20 मिनट आपके लिए काम नहीं करता है तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन रोटेशन में जरूर पढ़ो। एक सब्जेक्ट पे सिर्फ कंप्यूटर पे ही फोकस नहीं करना है आपको, तीनों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। रीजनिंग में मेरे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन, फिर मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा मैं रीजनिंग ना लगाई हूँ, मैंने सब दिन प्रैक्टिस की है, अच्छे से की है वो मेंटेन करने के लिए। चलिए शादाब जी, बहुत बढ़िया। आशीष सर, आपके कुछ क्वेश्चंस हो? एक क्वेश्चन और है शादाब जी, जैसे अभी एग्जाम जो 2022 में वैकेंसी आई थी, 23 का ये था, तो इसमें काफी मतलब देखा जाए तो 2 साल हो गया, तो एक बच्चों की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो बीच बीच में स्विच करने लगते हैं, अब ये नहीं, अब वो हो नहीं रहा है, अब इसमें नहीं, अब दूसरी हम तैयारी करेंगे। तो क्या कभी आपको मन में ऐसा आया कि नहीं हम कंप्यूटर ऑपरेटर छोड़ दे, कोई इस वैकेंसी पर लग जाए? ठीक है, बच्चे कई सारे मतलब उनके थॉट्स आने लगते हैं, कब होगा, कब हमें नौकरी मिलेगी, घर से भी उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो आपने क्या सोच के, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि एग्जाम तुरंत हो जाएगा, जैसे आया था तो फरवरी में शायद कांस्टेबल होना था, ऐसा लग रहा था कि मार्च अप्रैल में हो जाएगा, तो उस समय पढ़ाई बच्चों की ठीक ठाक चल रही थी। फिर अचानक से पेपर लीक हुआ, फिर और भी समस्या हुई, और फिर ये लंबा खींच गया। तो उस बीच में क्या आपने कभी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक की, और फिर कैसे आपने पढ़ा, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया, ये सब चीजें एक बार बच्चों से शेयर कर दीजिए। तो जब ये एग्जाम स्टार्टिंग में आया था तो तब मेरा एमसीए ऑलमोस्ट, मैंने एग्जाम दिया था 2024 जनवरी में, एमसीए कंप्लीट हो गया था मेरा, और जनवरी में ही मैंने फॉर्म भरा भी था जनवरी में। तो फिर ये था कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, मेरे फादर कह रहे थे मार्च तक बेटा एग्जाम हो जाएगा, तैयारी कर लो। तो उसी टाइम पे मैंने टाइपिंग भी स्टार्ट कर दी थी, मार्च में ही टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। फिर मार्च में तो फिर नहीं हुआ, फिर मार्च के बाद अप्रैल का वेट हुआ, जून का वेट हुआ, जुलाई का वेट हुआ, फिर ये हुआ दिसंबर तक तो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा दिसंबर तक। काफी यूट्यूबर्स कह भी रहते कि दिसंबर तक हो जाएगा, फिर दिसंबर तक भी नहीं हुआ। तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है किसी का भी मनोबल होगा वो टूटने ही लगेगा। तो यहाँ पर मेरे फादर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, यहाँ पर मुझे जो है हिम्मत दी है, साथ दिया है मेरा बहुत ज्यादा इसमें। वो अक्सर ही कॉल करते रहते थे, बताते रहते थे, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं अभी कानपुर रायपुर थाने में, तो वो भी बताते रहते हैं काफ़ी अच्छी जॉब है और कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसकी तैयारी करो, हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से वो मोटिवेट करते रहते थे मुझे, तो मेरा मन लगा रहता था खैर उसमें। फिर ऐसा हो सकता है आपका 3 दिन लगातार मान लिया आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप ना पढ़ो 3 दिन, लेकिन जब आपका मन करेगा ना वापस पलट के तो आप ज़्यादा ही पढ़ोगे फिर। तो ऐसा कुछ प्रेशर ना लो कि कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने महीना भर नहीं पढ़ा है या हफ्ते भर नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ टीवी सीरीज देख रहा हूँ या मूवीज देख रहा हूँ, तो वो होता है, कोई नहीं है। फिर वापस आप रिवर्ट करो, वापस आप वहीं से कंटिन्यू करो जब आपका मन वापस आ जाए उस चीज पे। तो एक क्वेश्चन और है शादाब जी, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का एक बोला जाए कि ट्रम्प कार्ड है कि टाइपिंग जिसको कहा जाता है, इस बार बच्चे काफी अच्छे मार्क्स भी लाए और टाइपिंग से बाहर हुए हैं, अचानक से टाइपिंग में कुछ चेंजेस हुए। तो क्या आप बहुत पहले से टाइपिंग जानते थे या वैकेंसी आने के बाद ही टाइपिंग स्टार्ट की? कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया टाइपिंग के लिए? एक बार वो भी चीजें आप टाइपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बच्चों को बता दीजिए। तो टाइपिंग में इंग्लिश की तो मेरी ठीक ठाक थी, उंगलियां नहीं रखनी आती थी मुझे कीबोर्ड पे, इंग्लिश में भी नहीं आती थी मुझे अच्छे से याद है कि मैं टाइप कर लेता था, इंग्लिश की तेज भी कर लेता, लेकिन वो ऐसे उंगली उठा के वो हाथ नहीं रखना आते थे मुझे। तो शुरू से ही पता था मुझे कि 1 महीने में मेरा हो नहीं पाएगा इंग्लिश। हिंदी तो बिल्कुल नहीं, हिंदी तो बिल्कुल ही मेरी जो है टाइपिंग कुछ भी नहीं थी, कहीं बिल्कुल 0 लेवल पे था मैं। तो ये तो था कि 1 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम भी मिलेगा मुझे एग्जाम के बाद, तो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये था कि मुझे पहले दिन से ही जो है प्रिपेयर करना। तो मुझे यही था कि 2024 में मार्च में एग्जाम हो जाएगा, तो टाइपिंग तभी से मैंने शुरू भी कर दी थी इंग्लिश हिंदी की। तो शुरू में बिल्कुल ही हाथ नहीं चलते, बहुत स्लो होता है, तो आप धीमे धीमे करो। आप जैसे मैंने रोटेशन में बताया ना, आप रोटेशन में पढ़ो। अब रोटेट जब पूरा एक बार कंप्लीट हो गया ना आपकी एक स्टडी आधे घंटे की 3 बार, फिर आप जो है ईयरफोन्स लगा लो, सॉन्ग वगैरह सुनो और साथ में धीमे धीमे टाइप भी करते रहो। 15-15 मिनट का टाइम आपको लगाना है, हिंदी में भी इंग्लिश में। 15 मिनट इंग्लिश का लगा लो, 15 मिनट हिंदी का लगा लो आप, और कोई सॉन्ग सुन लो और साथ ही साथ आप टाइप भी करते रहो 15-15 मिनट्स, दोनों चीजें, इंग्लिश भी और हिंदी भी। चलिए शादाब जी, हम बातों को कंक्लूड करेंगे और सबसे बस लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि माता पिता को कैसा महसूस हो रहा है? पापा को तो बड़ा ही खुशी है, मम्मी को भी जाहिर सी बात है बड़ी खुशी है। तो जैसे ही मैंने कॉल की थी, पापा पास हो गया हूँ मैं और फर्स्ट रैंक आई मेरी, तो कह रहे थे कि जो है मैं बहुत खुश हूँ और सबसे ज्यादा मैं आज ही खुश हूँ।
तो हैप्पीनेस मिलती है। अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि पेरेंट्स जो है प्राउड फील करें। तो एग्जाम निकालने में यही खुशी है कि आप जो पेरेंट्स प्राउड करते हैं ना वो, और फिर जो है रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, तो इतना खुश होते हैं, उनकी खुशी में ही खुशी होती है, तो उसी में मजा आती है बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है साथियों। ये एक मिसाल है और आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है शादाब जी, और मैं तो बस यही बोलूँगा, शाबाश शादाब, ऐसे ही हर बच्चा हर बैच में एक शादाब बन के आए, एक रैंकर बन के आए, टॉप रैंकर बन के आए। हम एज अ परीक्षा प्लस भी यही सोचते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए हर बैच में एक टॉपर निकले। हमारी भी दिली इच्छा ही होती है कि टॉपर, और जब कोई टॉप हमारे बैच से करता है तो हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता है। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो शक्ति दे कि हम बहुत सारा मेहनत कर सकें, और आपको भी वो शक्ति दे, वो धैर्य दे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। शादाब जी की कहानी ये है कि इन्होंने एक दिन में नहीं पढ़ा, इन्होंने ग्रेजुअली पढ़ा, कंसिस्टेंटली पढ़ा, डेली पढ़ा और केवल पढ़ा। इन्होंने बहुत टॉपर बच्चे शुरू से नहीं थे, ये एक एवरेज थे, और एवरेज के बाद में भी इन्होंने अपने पैशन को चेज़ किया, अपने इंस्पिरेशन को चेज़ किया, जो इनको पसंद था उसको चेज़ किया, उसमें इन्होंने करियर बनाना चाहा, और आज वो पैशन इनको टॉपर यूपीपीसीओ के एग्जाम में बनाती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही हमारे बैच में सारे साथी जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। हम अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे, आप भी प्रयास करते रहिए। हाँ साथियों, एक बात आप सभी को बताना और मैं भूल गया था कि आप सभी के लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा, जितने भी हमारे साथी यूपीपीसीओ में चयनित हुए हैं, और साथ में हम लोग इंतजार कर रहे हैं यूपीएसआई एएसआई की भी टाइपिंग लगी हुई है। तो आपकी जो एएसआई वाले हमारे साथी हैं उनकी टाइपिंग भी हो जाए, और वो भी जब चयनित हो जाएंगे तो सभी को साथ में बुला के, क्योंकि साथ की वैकेंसी थी और वो भी साथी इंतजार कर रहे हैं, सभी का साथ में सम्मान समारोह करेंगे। तो आप लोग को एक डेटा दिया जाएगा, एक सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां से जुड़ जाइएगा। हम आपको एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, तो जो भी साथी हमारे आएंगे उसके माध्यम से हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मिड मार्च के आसपास हम लोग सम्मान समारोह रखेंगे। तो आप सभी लोग इन्वाइटेड हो, जितने भी चयनित साथी हैं, सभी लोग अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजन, अपने परिजन के साथ, जो भी आपके सगे संबंधी अच्छे लगते हैं, जो जिनके बारे में आप सोचते हो, लेके आप आ सकते हैं। ठीक है साथी, तो ये चीज़ मैं कहना भूल गया था, तो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।